हाँ जी, देखिए आज जो बात करेंगे हम भारत के अफवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। भारत के हिमालय के अफवाह तंत्र, है ना? और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ियों में गिरने वाली नदियों के बारे में हम विशिष्ट बातों के बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले अफवाह क्या होता है? एक विशिष्ट क्षेत्र। अफवाह क्या होता है? एक निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से, किसके माध्यम से? एक निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को, किसके माध्यम से? एक निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को क्या कहते हैं? हम अफवाह कहते हैं। एक निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से, किसके माध्यम से होगा? वाहिकाओं के माध्यम से, एक निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को क्या कहते हैं? हम अफवाह कहते हैं। और इन जो वाहिका होती है, इन वाहिकाओं के जो जाल होते हैं, इनका जो वाहिका होती है, इनके जो जाल होते हैं, उस जाल को हम क्या कहते हैं? अफवाह तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अफवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। अफवाह क्या होता है? एक निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को क्या कहते हैं? हम अफवाह कहते हैं। और इन वाहिकाओं के जो जाल होता है, उसे हम क्या, किस नाम से जाना जाता है? अफवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आगे बात करते हैं। सबसे पहले और देखते हैं आगे कि अफवाह द्रोणी क्या होती है। अफवाह द्रोणी क्या होती है, इसके बारे में आप देखिए। अफवाह द्रोणी क्या होती है? जब एक नदी क्या करती है, जब कोई भी एक नदी है और उसकी जहां पर सहायक नदियों द्वारा क्या होता है? अववाहित होता है क्या? जल। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर वो नदी क्या हो रही है? बहाव कर रही है, यानी बह रही है, और उस क्षेत्र को हम किस नाम से जाना जाता है? अफवाह द्रोणी के नाम से जाना जाता है। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हम कहते हैं अफवाह द्रोणी। किस नाम से जाना जाता है उसे? अफवाह द्रोणी के नाम से जाना जाता है। तो एक नदी, उसकी सहायक नदियों के अफवाह क्षेत्र को अफवाह द्रोणी के नाम से। ठीक है, अगली बात करते हैं कि नदी द्रोणी क्या होती है। किसकी बात करें? नदी द्रोणी की बात करें कि नदी द्रोणी क्या होती है। नदी द्रोणी की बात करें तो बड़ी नदियों के, किसके? बड़ी नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र को क्या कहते हैं? नदी द्रोणी कहते हैं। कोई भी बड़ी नदी है और उनका जो क्या होगा? जल संग्रहण होगा, और उस जल संग्रहण के जो क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र को हम नदी द्रोणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगली बात करें जल संग्रहण क्षेत्र को क्या होता है। अभी आपने बात की कि जल संग्रहण क्षेत्र क्या होता है। यहाँ पर एक टर्म आया है जल संग्रहण। तो क्या होता है जल संग्रहण क्षेत्र? एक नदी एक विशिष्ट क्षेत्र से क्या करती है? अपना जल क्या करती है? बहा कर लाती है। एक विशिष्ट नदी जो क्या करती है? एक विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल क्या करती है? बहाकर लाती है, और उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है जल संग्रहण के नाम से जाना जाता है। उसे जल संग्रहण के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बात की, अफवाह क्या होता है? एक निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अफवाह कहते हैं, और इन वाहिकाओं के जो जाल होता है उसे अफवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। अगली बात की नदी द्रोणी। किसकी बात की? अगली अफवाह द्रोणी के बारे में। तो एक नदी, उसकी सहायक नदियों द्वारा जो क्या होता है? अववाहित क्षेत्र होता है, उसे हम अफवाह द्रोणी कहते हैं। अगली है नदी द्रोणी। बड़ी नदियों के जल संग्रहण के क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम नदी द्रोणी के नाम से जाना जाता है। जल संग्रहण, एक नदी एक विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है, उसे हम नाम से जाना जाता है। जल बहा कर लाती है, उसे हम क्या कहते हैं? जल संग्रहण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अफवाह क्या होता है, अफवाह द्रोणी क्या होती है, नदी द्रोणी और जल संग्रहण क्या होता है। इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बात करेंगे भारत के अफवाह तंत्र के बारे में कि भारत का जो अफवाह तंत्र है वो कितने भागों में काम करता है। ठीक है, तो देखिए आप लोग आगे। हाँ, तो जिसमें है हम बात कर रहे हैं आगे उत्पत्ति के आधार पर। किसके बारे में बात कर रहे हैं? भारत के अफवाह तंत्र के
के अंदर हम बात करेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर जो भारत का जो अववाह तंत्र है उसको कितने भागों के अंदर विभाजित किया गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर जो भारत का जो अववाह तंत्र है उसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें है हिमालय अववाह तंत्र और जिसमें दूसरा है प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र। यानी हिमालय अववाह तंत्र है और पहला, और दूसरा है प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र। हिमालय के यानी जो उत्पत्ति के आधार पर है भारत के अववाह तंत्र को 2 भागों के अंदर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें है हिमालय अववाह तंत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र। जो हिमालय जो अववाह तंत्र होता है इसकी जो उत्पत्ति किससे होती है? हिमालय पर्वत से होती है। किससे होती है? इसकी जो उत्पत्ति होती है हिमालय से। किसकी उत्पत्ति होती है? हिमालय अववाह तंत्र की। हिमालय अववाह तंत्र की जो उत्पत्ति है किससे होती है? ध्यान रखिएगा, हिमालय पर्वत से होती है, और जिसके कारण इसका नाम क्या है? हिमालय अववाह तंत्र। ठीक है। इसकी जो प्रमुख नदियां हैं जिसमें है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसकी क्या है? ये प्रमुख नदियां हैं। कौन सी? हिमालय की अववाह तंत्र की प्रमुख नदियां। तो उत्पत्ति ध्यान रखिएगा, उत्पत्ति कहां से होती है? हिमालय पर्वत से होती है। कौन से अववाह तंत्र की? हिमालय अववाह तंत्र की, जिसकी प्रमुख नदियां हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये क्या है? हिमालय अववाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है। अगली बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र। इसकी जो उत्पत्ति है, किसकी? प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र की जो उत्पत्ति है, तो उत्पत्ति कहां से होती है? इसकी उत्पत्ति होती है वर्षा के कारण। प्रायद्वीपीय जो अववाह तंत्र होता है इसका जो उत्पत्ति होती है किसके होती है, यानी किसके कारण इसका निर्माण होता है? तो वर्षा के कारण इसका क्या होती है? उत्पत्ति होती है। कौन से अववाह की? प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र की। ठीक है, जिसकी प्रमुख नदियों में देखें गोदावरी, कावेरी और कृष्णा। गोदावरी, कावेरी और कृष्णा इसकी प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र की क्या है? प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। हाँ जी, तो अगली बात करें, अभी देखा था हमने कि भारत के अववाह तंत्र को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। पहले पढ़ा था अभी हमने उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर अववाह तंत्र को कितने भागों के अंदर विभाजित किया गया है, जिसमें देखा था हमने कि हिमालय अववाह तंत्र और दूसरा देखा था प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र। ये पहला प्रकार हो गया उत्पत्ति के आधार पर भारत के अववाह तंत्र का। तो दूसरा प्रकार है ढाल या समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर, यानी भारत का अववाह तंत्र दूसरा प्रकार है जिसमें है ढाल या समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है? तो 2 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। किसको? अववाह तंत्र को, जिसमें पहला है अरब सागर का अववाह तंत्र। पहला कौन सा है? अरब सागर का अववाह तंत्र, और दूसरा है आपका बंगाल की खाड़ी का अववाह तंत्र। ध्यान रखिएगा, अरब सागरीय जो अववाह तंत्र होता है इसका कुल अववाह तंत्र यानी जो क्षेत्र होता है वो 23% भाग से इस अववाह तंत्र का निर्माण होता है। कितने प्रतिशत? कुल देखा जाए तो 23% भाग में अरब सागरीय अववाह तंत्र का निर्माण होता है। कुल अववाह तंत्र का 23% भाग का निर्माण करता है ये कौन सा अववाह तंत्र? अरब सागरीय अववाह तंत्र, जिसकी प्रमुख नदियां हैं सिंधु, माही, नर्मदा और ताप्ती। सिंधु, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये क्या है? अरब सागरीय अववाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि बंगाल की खाड़ी की, किसकी बात कर रहे हैं हम? बंगाल की खाड़ी की का जो अववाह तंत्र है उसके बारे में देखें तो इसका कुल अववाह का मात्र 77% भाग का निर्माण करता है कौन सा? बंगाल की खाड़ी का अववाह तंत्र, जिसकी प्रमुख नदियों की बात करें तो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा है और कावेरी है। तो ये हमने देखा था, भारत के अववाह तंत्र के बारे में बात की थी, और भारत का जो अववाह तंत्र है वो 2 भागों के अंदर हमने देखा था कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, जिसमें देखा था हमने हिमालय और प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र। ठीक है, दूसरा है ढाल या समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर। तो इसमें भी कितने भाग हैं? 2, जिसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का अववाह तंत्र। ठीक है, और जिसके अंदर हम देख रहे हैं कुल अववाह का 23% भाग, जिसमें सिंधु, माही, नर्मदा,
ताप्ती नदियां। बंगाल की खाड़ी का है कुल अफवाह तंत्र का 77% वह, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी ये प्रमुख इसकी क्या है नदियां हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे डिटेल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, हाँ, तो जिसमें हम पहला अफवाह तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें हमने पढ़ा था हिमालय अफवाह तंत्र। तो एक एक के बारे में हम डिटेल बात करते हैं कि हिमालय अफवाह तंत्र के अंदर कौन कौन सी नदियां हैं। तो हिमालय की बात करेंगे हम सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बारे में, और इनकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे कि कहाँ से इनका उद्गम होता है, इसके बारे में। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जिस नदी की बात कर रहे हैं वो है सिंधु नदी अफवाह तंत्र। नंबर 1 कौन सा है? सिंधु नदी अफवाह तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं कि सिंधु नदी अफवाह तंत्र के बारे में डिटेल जानिए। तो सबसे पहले बात करिए कि इस जो नदी होती है कौन सी, सिंधु नदी, इसका जो उद्गम है वो कहां से होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम होता है बोखड़चू हिमनद से। कहां से होता है? बोखड़चू हिमनद से इसका उद्गम होता है। और मानसरोवर, कौन सी झील? मानसरोवर झील तिब्बत से कहां पर होता है इसका उद्गम होता है? ध्यान रखिएगा, बोखड़चू हिमनद से मानसरोवर झील तिब्बत से कौन सी नदी का उद्गम होता है? सिंधु नदी का उद्गम होता है। अगली बात करते हैं कि इसका संगम, तो कराची के पूर्व में इसका संगम है और अरब सागर में, कहां पर? अरब सागर में इसका संगम क्षेत्र। अगली बात करें तिब्बत में नाम, यानी सिंधु नदी है, इसको किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहां से, ध्यान रखिएगा कि सिंधु नदी का तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है सिंधु नदी को? तो सिंगी, खवान या शेरमुख के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, शेरमुख या सिंगी खवान के नाम से इसे जाना जाता है। कौन सी नदी को जाना जाता है? सिंधु नदी को। तो सिंगी, खवान या शेरमुख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिंधु नदी का तिब्बत के अंदर क्या नाम है। तो सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सिंगी, खवान या शेरमुख के नाम से जाना जाता है। यह नदी विश्व की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। देखिए, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा विश्व की, भारत की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी नदी है कौन सी? सिंधु नदी। ठीक है, और बड़ी नदी द्रोणियों में से भी एक है। नदी द्रोणी की दृष्टि से देखें तो ये सबसे बड़ी नदी द्रोणी है, कौन सी? सिंधु नदी। अगर इसकी बात करें हम कुल लंबाई की, सिंधु नदी की जो लंबाई है 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर लंबाई है। और कुल जल संग्रहण क्षेत्र का 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। जल संग्रहण क्षेत्र कितना है इसका? 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर इस सिंधु नदी का क्या है? जल संग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, अगली बात करें कि भारत में इसकी लंबाई, तो भारत में 1114 किलोमीटर, मात्र कितनी है? 1114 किलोमीटर कितनी है भारत में इसकी क्या है? सिंधु नदी की क्या है? लंबाई। ध्यान रखिएगा, 2880 किलोमीटर लंबाई है कुल, 1114 किलोमीटर भारत में लंबाई है। ध्यान रखिएगा, तिब्बत में सिंगी खवान शेरमुख के नाम से इसे जाना जाता है। इसका उद्गम कहां से होता है? बोखड़चू हिमनद से होता है, और बोखड़चू हिमनद मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, उद्गम बोखड़चू हिमनद से होता है, मानसरोवर झील तिब्बत में। ठीक है, अगली बात करिए तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है इसे? तिब्बत में जाना जाता है सिंगी खवास या शेरमुख के नाम से जाना जाता है। कुल लंबाई ध्यान रखिएगा 2880, भारत में 1114 किलोमीटर। और एक गॉर्ज का निर्माण लद्दाख नामक स्थान पर 5181 या 5181 मीटर गहरा गॉर्ज का निर्माण करती है। क्या करती है? 5181 मीटर गहर का निर्माण करती है, गहरा गॉर्ज का निर्माण करती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो ये सिंधु नदी के बारे में हो गया इसका कि इस सिंधु नदी के बारे में डिटेल। अब बात करते हैं सिंधु नदी की उत्पत्ति के बाद, इसके बारे में बात करेंगे इसकी सहायक नदियों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं कि सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में कि दाईं ओर की मिलने वाली सिंधु नदी में सहायक नदियां कि दाईं ओर से कौन कौन सी मिलती है,
इसके बारे में देखिए कि दाईं ओर से कौन सी मिलती है ना, दाईं ओर से, ठीक है, कि दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां किसकी, सिंधु नदी की। तो दाईं ओर से मिलती है श्योक, गिलगित, काबुल, गोमल, खुर्रम, सिगार, टोची, बेबोआ, ठीक है। ये क्या है, सिंधु नदी में दाईं ओर से मिलती है, ठीक है। श्योक, गिलगित, काबुल, गोमल, ठीक है, खुर्रम, सिगार और टोची और बेबोआ, ठीक है। ये क्या है, दाईं ओर से मिलती है किसमें, सिंधु नदी में। अगली बात करें कि बाईं ओर से मिलने वाली नदियों के बारे में, जिसमें है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, जास्कर, द्रास, द्रास और सतलज। ये क्या है, किसमें मिलती है, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं झेलम, ठीक है। अगली बात करें सिंधु नदी जल समझौता 1960 के अंदर हुआ था, भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, और जिसमें भारत की ओर से नेहरू जी और पाकिस्तान की ओर से अयूब खान के मध्य कौन सा समझौता, सिंधु नदी जल समझौता 1960 में, और वर्तमान में इसको क्या किया गया है, रद्द कर दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, सिंधु नदी के बारे में सहायक नदियां और एक समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य में, ठीक है। आगे चल रहे इसके बारे में, एक ही नदियों को, अब इनकी सहायक नदियों को जो महत्वपूर्ण है उनको एक एक के बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए इसमें हम बात करेंगे पंच नदी के बारे में, इसमें 5 नदियों के बारे में बात करेंगे सिंधु की, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी का सबसे पहले ध्यान रखिएगा प्राचीन नाम क्या है, तो इसका नाम है बेतस्ता, बेतस्ता नदी इसका क्या है, प्राचीन नाम। उद्गम होता है इसका बेरी नाग झरने से, और कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व में पीर पंजाल से इस नदी का क्या होता है, उद्गम। कौन सी, झेलम नदी। इस पर झील बनी हुई है, कौन सी, बूलर झील। इसकी लंबाई बात करें, कुल लंबाई है 725 किलोमीटर, और भारत व पाकिस्तान की सीमा बनाती है, और प्रमुख शहर है श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग। ये क्या है, झेलम नदी पर बसे हुए प्रमुख शहर हैं, ठीक है। अगली बात करें कि चिनाब नदी के बारे में। चिनाब नदी देखें तो प्राचीन नाम विस्कनी, विस्कनी इसका प्राचीन नाम है। उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से। लंबाई बात करें 1180 किलोमीटर लंबाई है। सहायक नदी है इसकी झेलम। इनकी सहायक नदी है किशन गंगा, ठीक है, किसकी, झेलम की। चिनाब की बात करें तो सहायक नदी है झेलम, रावी, सतलज। सिंधु नदी की सबसे बड़ी क्या है, सहायक नदी, जो किसका निर्माण करती है, पंचतंत्र को क्या करती है, लेकर आती है। कौन सी नदी, चिनाब नदी। अगली बात करें रावी नदी के बारे में। प्राचीन नाम पुरुषनी नदी। उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश, कहां से होता है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से होता है, और कुल्लू की पहाड़ियों के पास रोहतांग दर्रे से, कौन सी नदी, और रोहतांग दर्रे के पश्चिम से इसका उद्गम होता है रावी नदी का। प्रमुख शहर है लाहौर। इसकी लंबाई की बात करें तो 725 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। तो ये 3 नदी हो गई, कौन कौन सी, झेलम, चिनाब और रावी। अगली नदी बची है ब्यास और सतलज, ठीक है। अगली नदियों के सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। देखिए अगली बात करते हैं ब्यास नदी के बारे में। ब्यास नदी प्राचीन नाम है इसका बिपाशा। उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश की रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से। किस नदी का, ब्यास नदी का। ब्यास कुंड से उद्गम होता है, इसका नाम इसका क्या है, ब्यास नदी। प्रवाही क्षेत्र है कुल्लू की पहाड़ियों के मध्य में, इसका क्या है, प्रवाही क्षेत्र। शहर है कुल्लू मनाली, जो शहर है वो किस नदी पर है, ब्यास नदी। और कपूरथला ये क्या है, शहर है। प्रमुख परियोजना है जिसमें है पोग बांध परियोजना, ठीक है। पोग बांध परियोजना है किस नदी की, ब्यास नदी, ठीक है। सतलुज नदी की बात करें, उद्गम क्षेत्र है राक्षस ताल झील, तिब्बत, 4553 मीटर ऊंचाई है इसकी, ठीक है। इस झील की ऊंचाई कितनी है, 4553 मीटर। नाम है इसका लोगसेब
और खंबा। कुल लंबाई है 1450 किलोमीटर। भारत में 1050 किलोमीटर लंबाई है। भारत में प्रवेश इसका हिमाचल प्रदेश के शिवकिला दर्रे से होता है। ठीक है, परियोजनाओं के बारे में मैंने अलग से वीडियो में चर्चा कर ली है। तो ये हमने बात की है किसके बारे में, हिमालय के अववाही तंत्र के बारे में। अगली बात करेंगे गंगा अववाही तंत्र के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, राधे।